भैया 1/2 किलो आलू और 1 पाव बैगन कर देना। ठीक है दीदी, ये ले लो सब्जी आपकी। पिछले 3 बार की मिलाकर 150 रुपए हो गए। आज दोगी क्या दीदी? आज नहीं पर परसों तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, दे देना, कोई बात नहीं। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप, परसों ले लूंगा। अच्छा दीदी, राम राम। हाय हाय, देखो तो बेचारी रचना कितनी दुखी है। अब तो सब्जी भी उधार लेने लगी है। तो और क्या करे बेचारी, जिसका पति नहीं कमाता उस औरत की जिंदगी बर्बाद है। इसका पति कमाता ही कहाँ है, पूरा दिन बस निठल्लों की तरह पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट फूकता रहता है। पैसे कमाने की उसे चिंता ही है। यही बेचारी घरों में रोटी बना बना कर घर चला रही है। पर अब तो वैसे भी पता चला है कि गर्भवती है, तो अब तो इसे भी काम करने में परेशानी आएगी। हाय, देखो तो निठल्ले पति को बच्चा पैदा करना आता है, काम करना नहीं आता। बताओ तो, जब घर में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालेगी? जरूरत ही क्या थी माँ बनने की, बेवकूफ औरत। अक्सर इसी तरह के ताने रचना को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से सुनने को मिलते थे। अनिल से शादी का फैसला खुद रचना का था। 2 साल पहले रचना ने अनिल से लव मैरिज की थी। रचना के माता पिता नहीं चाहते थे कि रचना अनिल से शादी करे, पर रचना ने जिद की, इसलिए परिवार वालों ने रचना की शादी अनिल से कर दी। रचना को शादी के बाद पता चला कि अनिल शराब और सिगरेट का आदी है। इन्हीं आदतों के चलते अनिल देर सवेर काम पर जाता था, इसलिए उसकी नौकरी छूट गई। और आज हर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के ताने नींद में भी रचना का पीछा नहीं छोड़ते। हाय हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय 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 हाय, इसका पति नहीं कमाता। रचना नींद से जागती है। उसने नजर घुमाकर अनिल की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी। 5 बजे हैं, पर सोने का मन ही नहीं है। छी, मैंने कैसा सपना देखा। ये सब रोजाना के ताने हैं जो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज काम पर भी जल्दी जाना है, उठी जाती हूँ। रचना उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा उसकी सास जगी हुई थी। अरे रचना, आज जल्दी उठ गई। सुबह थोड़ी देर से उठ लिया कर बहू, अब तेरा 3रा महीना शुरू हो गया है। आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। माँ जी, वो पता नहीं, बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे, उसी से नींद खुल गई। मैं जानती हूँ बहू, रोजाना तुम्हें अनिल की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं अनिल को कब समझ आएगी, कब ये कोई काम करेगा, कब कमाने पर ध्यान देगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज काम पर 8 बजे पहुँचना है। हाँ हाँ, तू टाइम से जा, घर की रोटी सब्जी मैं देख लूंगी। रचना की सास विमला बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू का दर्द समझती थी। सास को भी यही लगता था कि बेटा घर बैठा है और बहू बेचारी कमाने के लिए मेहनत कर रही है। पर अनिल को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे तो शाम होते ही पैसे हाथ में चाहिए होते थे ताकि वो ठेके पर जाए और शराब पिए। एक शाम अनिल गुस्से से पागल हो गया। वो रचना पर भयानक गुस्सा कर रहा था, जिससे रचना डर गई। मैं कहता हूँ पैसे दे, वरना। सुनो तो, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, क्या बोलना है बोल। इनमें से कुछ पैसे घर की जरूरतों के हैं और ये 300 रुपए मैंने अपने इंजेक्शन और दवाई के रखे हैं। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं कितने लगे। अरे अभी अगले महीने चली जाइयो, ये डॉक्टर भी फालतू के इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे दे तो ये पैसे, इधर ला। अनिल, बहू का डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 5वां महीना लग गया है। बहू कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ताकत के इंजेक्शन लगा रहा है। सब ताकत है इसमें, इन सब फालतू की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, समझी? ला पैसे दे। डरते डरते आंखों में आंसू लिए रचना अनिल को वो पैसे दे देती है जो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए अलग रखे थे। अनिल पैसे लेकर शराब के अड्डे पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीता। रचना कभी डॉक्टर के पास गई, कभी छोड़ दिया। ऐसा ही होता रहा और फिर 9वें महीने में रचना को जो खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि उसके कमाए सारे पैसे अनिल छीन लेता था। जो थोड़े बहुत बचते थे उससे रचना घर की रोजाना की सब्जी दूध खरीद लाती थी। अब 9वां महीना था तो रचना ने काम पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब कमजोरी और थकान रहने लगी थी। बहू, 1 गिलास दूध पी लिया कर, कम से कम कुछ तो शरीर में ताकत आएगी। जी माँ जी, पी लूंगी। तभी रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में सामान के कुछ थैले थे। मम्मी पापा को देखकर रचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं। रचना, मैंने सुना अनिल अभी भी कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कमा रहा, फिर घर कैसे चल रहा है? सुनिए, इतने दिनों बाद बेटी से मिल रहे हैं, ये सब बातें छोड़ दीजिए वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। रचना, तू डॉक्टर को समय पर दिखा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। बहन जी, रचना झूठ बोल रही है। मेरे निकम्मे बेटे की वजह से रचना के पास 1 रुपया भी नहीं बचता। ठीक से खाना तक तो खा नहीं पाती है, डॉक्टर को क्या दिखाएगी? रचना, तूने अपनी इतनी बड़ी परेशानी हमसे नहीं कही। मैं कहता हूँ अभी के अभी तू हमारे साथ चल, मैं यहाँ तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। पापा नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनिए, मैं रचना की परेशानी समझ सकती हूँ। रचना को इस हालत में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तू साथ नहीं चल सकती तो अपना ख्याल तो रख सकती है। सुनो, रचना को कुछ पैसे दे दो ताकि डॉक्टर को भी दिखाए
और अपना खाने पीने का सामान भी मंगवाती रहे। रचना, ये कुछ फल फ्रूट ड्राई फ्रूट है, ये भी खाती रहे, शरीर में ताकत आएगी। अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे। हाँ। रचना के पिता भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके पास ज्यादा तो नहीं था, पर इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे की मदद कर सके। उन्होंने रचना के हाथ में 15,000 रुपए दिए ताकि रचना को इस हालत में कोई परेशानी ना हो। पर अनिल ने अलमारी में वो पैसे देख लिए और चुपचाप पैसे उठाकर दोस्तों यारों के साथ घूमने निकल गया। रचना ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्स देखा तो वो घबरा गई। माँ जी, मैंने इसी पर्स में पैसे रखे थे पर पर्स खाली है। बहू, मैं जानती हूँ कि ये सब अनिल की करतूत है। वही अचानक रचना को लेबर पेन शुरू हो गए। सास घबरा गई। वो ऑटो वाले को बुलाकर लाई और रचना को अस्पताल लेकर पहुंची। सास ने रचना के मम्मी पापा को भी बुलवा लिया। रचना की हालत नाजुक थी। रचना बहुत कमजोर है। रचना की हालत बहुत नाजुक है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद रचना को कोई गहरा सदमा है जिस कारण उसकी हालत है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरी बहू को बचा लीजिए। तभी अनिल आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो भी घबरा जाता है। अनिल अभी भी थोड़ी नशे की हालत में था। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखा, यह है हमारा दामाद जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी को क्या संभालेगा। बस अब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तलाक दिलवाऊंगा। देख तू, बस तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है। सुनिए, चुप हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बेटी सकुशल रहे। अनिल रो रहा था। पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घबराइए नहीं, आपकी बेटी अब ठीक है। और हाँ, आप नाना बन गए। आपकी बेटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। सब रचना और बच्ची से मिले, पर रचना की आंखें अनिल को ढूंढ रही थी। माँ जी, मम्मी पापा, अनिल कहाँ हैं? क्या वो नहीं आए? आया है, पर किस मुंह से आएगा? वो लायक ही नहीं पति और पिता कहलाने के। पापा प्लीज, मैं अनिल से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है अब हमारी बेटी आ गई है, वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, उन्हें बुला दीजिए। सास अनिल को बुलाती है। अनिल की आंखों के आंसू रचना देख रही थी। अनिल ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके आंसू छलक गए। मैं खूब कमाऊंगा अपनी प्रिंसेस के लिए। उसके पापा खूब मेहनत करेंगे। मेरी परी, मेरी गुड़िया, मैं खुद को बदलूंगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उस मासूम बच्ची के आते ही अनिल में बदलाव आ गया। उसने कमाना शुरू कर दिया और रचना के छोटे से परिवार में उसकी बच्ची नई खुशियां लेकर आई। आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है। अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी, 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी, जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ हाँ, लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया। तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गईं। अरे यार, ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ हैं ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्खड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थी। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी। लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला, सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ हाँ, खरीद ले।
असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला, मेरे लिए चाय बना कर ला। बिमला चाय बना कर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी, ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थी। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला, मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला, चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ, नौकरानी की तरह ही है। वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल, कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ उन्हें। ठीक है, ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चलिए माँ जी, जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है। कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू, आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ, चाहे जितना खाओ, जब तक पेट न भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए। रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार, क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो? बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ, नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास। घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने। बिमला अपनी तीनों बहुओं को लेकर घर लौट आई। तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। माँ जी, अच्छा खासा सबक मिला सरला चाची को। हाँ सही कहा, अब कभी नहीं आएगी यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। माँ जी, हम फालतू में ही आपके साथ झगड़ते थे, आपका दिल बहुत अच्छा है, अब से हम एक साथ काम करेंगे और खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो घर से क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं, हमें पता है कि हम ज्यादा खाते हैं, अब से सभी मिलकर खाना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे और खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद से बिमला अपनी तीनों भुक्खड़ बहुओं के साथ हर रोज खाना बनाकर घर से ही बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। बिमला के घर में भी सुख और शांति छा गई और ऐसे